हेलो दोस्तों। आज जो अभी के बाद से एक एक या दो वीडियोस हम लोग एक ग्रामर के उस सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको बहुत कम हम लोगों ने आज तक समझा है। समझा इन अ सेंस कि उसका ट्रीटमेंट हमारे बुक्स में चाहे और कहीं भी जिस एस्पेक्ट में किया गया है वो उसको समझने के लिए काफी नहीं है। आपको आइडिया लग गया होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रीपोजिशन। अब अगर आप सही से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हम लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में क्या बताया गया है। मैंने बहुत जगह किताबों में देखा है एट और इन का यूज कहां होता है। ये इतना लाफिंग टाइप का, मतलब हंसने लायक चीज है कि आप एट का और इन का अकेला यूज पूछ रहे हो, लेकिन अगर आप उन शब्दों का क्या करोगे जिनके साथ एट या इन फिक्स्ड आता है। आप कभी इंटरेस्टेड के साथ तो ये नहीं बता पाओगे कि इन लगता है, जो आप जानते हो पहले से। सो ऐसा नहीं होता कि वो प्रीपोजिशंस अलग अलग करके हम एट का सारा यूज जितना होता है वो हम दे सकें। और उसको आपको समझने के लिए इस एस्पेक्ट की जरूरत है जो मैं अभी डील करने वाला हूं। आप एक बात जानो कि प्रीपोजिशंस का ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी प्रीपोजिशन के ग्रामर को पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन किसके साथ कौन सा आता है ये वोकैब का पार्ट है। आप किसी भी किताब में, अगर प्रीपोजिशन की अच्छी किताब है ना, तो फिक्स प्रीपोजिशंस का पूरा लिस्ट मिलेगा। आप याद कर लो, रटो उसको, रटो। उसमें समझने लायक कोई चीज नहीं है। और अगर वो रटना है तो वो तो वोकैब का पार्ट हो गया ना। आप ग्रामर को रटते नहीं हो, समझते हो। क्लोसेस को रटते नहीं हो, आप बनाते हो उसको समझ समझ के। सो प्रीपोजिशन भी अगर आप रट रहे हो तो याद रखना वो उसमें पढ़ने लायक कोई चीज नहीं है। और प्रीपोजिशन को बिना उसके ग्रामेटिकल नुआंसेस को समझे हुए अगर आप उसको सिंपली रट रहे हो तो यू आर जस्ट डूइंग समथिंग, कि मतलब प्रीपोजिशन में कुछ करना है और हम कर रहे हैं। समझिएगा, प्रीपोजिशन को आपके ग्रामर में दो तरीके से यूज किया जाता है। वन, एज ए कनेक्टर। एक किसी कनेक्टर के तौर पे, और दूसरा एडवर्बियल पार्टिकल के तौर पे। आप ध्यान देना कि एडवर्ब यहां भी आ गया। एडवर्बियल पार्टिकल जिसको तुम सिंपल एडवर्ब भी बोल सकते हो। पार्टिकल कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, लोग उसको पार्टिकल बोलते हैं, आप उसको एडवर्ब भी बोल सकते हो। सो प्रीपोजिशन एक कनेक्टर और दूसरा एडवर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। अब अगर ये एडवर्ब के तौर पे यूज किया जा रहा है तो वो कनेक्टर नहीं है, और अगर वो कनेक्टर के तौर पे यूज किया जा रहा है तो वो एडवर्ब नहीं है। जैसे आप एक एग्जांपल लो, मैं पहले एग्जांपल से देखूं मैं। द मोमेंट ही स्टेप्ड इन एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी हिज कंडीशन। अब अगर मैं पहले प्रीपोजिशन को देखूं तो ये इन, आप यही बोलते हो ना कि प्रीपोजिशन शब्दों को जोड़ता है, कंजंक्शन वाक्यों को जोड़ता है। परेशानी ये है कि ये किसको किससे जोड़ रहा है। आप जरा ध्यान दो, आप स्टेप्ड के साथ इसको जोड़ रहे हो, मान लिया हमने, लेकिन ये इन स्टेप्ड के साथ आके किसको जोड़ रहा है? वो किसी को नहीं जोड़ रहा है। सो यहां पर ये आपका एडवर्ब है जो स्टेप से जुड़ा हुआ वर्ड है, और ये एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन, पोजीशन, इस तरह का है। मूवमेंट आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर मैं इसी को लिखूं, ही स्टेप्ड इन द रूम या इनटू द रूम, आप जो भी लिखना चाहो, तो फिर यहां पे ये इन प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कुछ शब्दों का आना जरूरी है। इस पे हम लोगों को डिटेल में चर्चा करनी है। प्रीपोजिशन के बाद कुछ शब्दों का आना जरूरी है, और अगर शब्द नहीं आए हुए हैं, यहां पे ये कनेक्टर हो सकता है। स्टेप्ड के साथ
रूम को कनेक्ट कर रहा है, हमने मान लिया। कनेक्ट तो नहीं कर रहा है, हम लोग कनेक्टर बोलते हैं जोड़ता है, जोड़ता तो नहीं है वो उसके बाद एक नाउन आता है और वो इसको इसका कंप्लीमेंट्री पार्ट होता है, उसके अर्थ को पूरा करता है इन अ वे। सो आपके पास किसी भी वर्ड को प्रीपोजिशन तभी कहा जा सकता है जब उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आया हुआ। क्या आ सकता है, उसके पहले क्या आएगा इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता। अब अगर आप ध्यान दो, एक मैं इसमें सेंटेंस लिखूं, ऑफ द थ्री बॉयज ही इज द बेस्ट। अब एक चीज क्लियर है कि अगर वो एडवर्ब होगा, एडवर्बियल पार्टिकल होगा, तो वो किसी वर्ब से जुड़ा हुआ होगा, वो किसी वर्ब से जुड़ा हुआ होगा, समझिएगा। वो एडवर्बियल जो प्रीपोजिशन का जो एडवर्बियल एस्पेक्ट होता है वो वर्ब से ही जुड़ा होता है। अब अगर मैं यहां पे देखूं कि ये ऑफ जो है ऐसे कैसे है, ये प्रीपोजिशन तो है क्योंकि ये किसी वर्ब से तो जुड़ा हुआ नहीं है, और जो वर्ब है वो उसके साथ एडवर्ब नहीं लगता, एडजेक्टिव का यूज होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो पूरे फ्रेज को, प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम आगे पीछे प्लेस कर सकते हैं। ये ओरिजिनली यहां का फ्रेज था, ही इज द बेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज। यहां ऑफ का मतलब एमोंग का आ रहा है। सो प्रीपोजिशन और उसके साथ आए हुए शब्दों का प्लेसमेंट इधर उधर बदला जा सकता है। अब ये कौन से प्रीपोजिशन का प्लेसमेंट बदला जा सकता है ये आपको समझना है, ये ग्रामर है, और ये चीजें हमारे यहां बुक्स में डिस्कस नहीं की जाती, जो मुझे अभी डिस्कस करना है। ये है प्रीपोजिशन क्योंकि इसके बाद नाउन आया हुआ है, और ये यहां पे क्यों है, क्योंकि वो ओरिजिनल जगह था, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन चेंज देयर प्लेसमेंट्स। मुझे लगता है कि आपके पास प्रीपोजिशन को समझने के लिए दो चीज, अगर उसके बाद कुछ नहीं आया हुआ है और वो वर्ब से जुड़ा हुआ है, एडवर्ब हो गया, और अगर उसके बाद कुछ नाउन्स आए हुए हैं तो वो तुम्हारा प्रीपोजिशन का पार्ट है। अब प्रीपोजिशन जरा आप समझेंगे, अपने मेकअप में तीन तरह के होते हैं, ध्यान रखिए। वो नाम प्रीपोजिशन है, बट अगर शब्दों का उसके साथ शब्दों का इस्तेमाल करना हो, हम लोग एडवर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडवर्बियल पार्टिकल को अभी रोक दे रहे हैं, क्योंकि वो वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है कि प्रीपोजिशन है, इसलिए मुझे वो रेफरेंस देना जरूरी था। अब मैं प्रीपोजिशन के वाक्य में इस्तेमाल की बात कर रहा हूं। अगर प्रीपोजिशन वाक्य में इस्तेमाल होगा तो वो तीन तरह से इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिए। पहला, तीन तरीके से। पहला वो प्रीपोजिशन होगा, और मैंने जानबूझ के लिखा है, उसका पोजीशन पहले होगा, पहले। ये प्रीपोजिशन जब आएंगे ना तो उसके बाद शब्द आएंगे, बट इसको जरा समझिएगा। दूसरा कि ये पोस्ट पोजीशन है, ये प्रीपोजिशन जब आएगा तो जिस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है उसके बाद रखा जाएगा। तुमने
तुम में से जितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुम बहुत बार याद करते होगे, अबाइड के साथ बाई लगता है, कंप्लाई के साथ विथ लगता है, साथ लगता है कहां, पहले की बाद। तो आप जरा सोचो कि अगर वो अबाइड के बाद आता है, बाई कंप्लाई के बाद आता है, इंटरेस्टेड के बाद आता है, इंडिफरेंट के बाद आता है, तो इसको प्री पोजिशन कैसे बोल सकते हो? ये तो एक चैप्टर का नाम है। उसका यूसेज के हिसाब से तीन तरह के होते हैं। शब्द आएगा, वो उस शब्द के पहले लगा हुआ है तो वो प्रीपोजिशन है। जिस शब्द के साथ आ रहा है उसके बाद लगा हुआ है तो पोस्ट पोजिशन है। और एक जगह पे ऐसा होता है कि जिस शब्द के साथ लगा है उसके पहले भी एक प्रीपोजिशन आया है और उसके बाद भी एक आया है, मतलब ये प्री पोस्ट पोजिशन, जिसको हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन। सो याद रखिए कि आपका प्री प्री और पोस्ट दोनों, अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूं। अब ध्यान देना, आई नेवर टेक टी इन द मॉर्निंग। अब क्वेश्चन ये है कि ये इन टी के साथ आया हुआ है या मॉर्निंग के पहले आया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तुम बोलोगे मॉर्निंग के पहले आया हुआ है, तो यहां पे ये तुम्हारा प्रीपोजिशन हो सकता है। जिस शब्द के साथ आएगा उसके पहले आएगा। लेकिन जरा इसको देखो तो, यू मस्ट कंफर्म टू द रूल्स। अब जरा ये सोचो कि ये रूल्स के पहले आया है या कंफर्म के साथ आया हुआ है। तो ये तुम्हारा पोस्ट पोजीशन है, ये तुम्हारा प्री पोजीशन है, और ये आई एम इन सर्च ऑफ। अब जरा इसको सोचो तो कि क्या ये इन एम के बाद आया है, सर्च के पहले आया है ना, और सर्च के बाद ही ऑफ आया हुआ है। तो ये तुम्हारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है। और जैसे आप प्रीपोजिशंस को रटते हो, अबाइड के साथ बाई, कंप्लाई के साथ विथ, इंडिफरेंट के साथ टू, वैसे ही आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन का भी लिस्ट आपको रटना होगा उसको। ये भी बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या लिखने में भी कहीं भी। और इसका एक डिटेल्ड लिस्ट मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। कंपाउंड प्रीपोजिशंस का एक लिस्ट ऐड कर दिया है। सो आपके ये तीन तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं। सो प्रीपोजिशन, पोस्ट पोजिशन। और तुम अगर देखो तो जहां पे, अभी मैं तुमको याद दिलाऊं कि जहां पे तुमको किताबों ने बोला था इन और एट का यूज, वो इस प्रीपोजिशन की बात कर रहे थे। इन कहां लगता है? बाद आने वाले शब्दों को देखते हुए। ऑन द रूफ होता है भाई, ठीक है। आप पोस्ट पोजिशन की बात कहां कर रहे थे? आप कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात कहां कर रहे थे? आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये जानना जरूरी है कि जब आपका प्रीपोजिशन वाक्य में यूज होगा तो वो तीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब एक इसमें परेशानी ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप जरा देखो। अगर मैं तीनों तरह के प्रीपोजिशंस आपको बताया तो जरा आप इसको समझिए। तो जो जो प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं आप जरा ध्यान दीजिएगा। इन व्यू ऑफ एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक। एक क्रॉस यहां पे प्रीपोजिशन आया हुआ है, प्रीपोजिशन स्टेट के पहले आया है। एक क्रॉस द मतलब इन द इंटायर स्टेट। फॉर फोर्टनाइट के साथ आया हुआ है। और आप ये ध्यान रखना कि जो प्रीपोजिशंस हैं, पहले आए हुए हैं, उसमें से सारे एडवर्ब के काम करते हैं। ध्यान से सुनना। इसीलिए एडवर्ब्स को रटना फालतू का चीज है। तुम देखो, एक क्रॉस द स्टेट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फॉर द लास्ट फोर्टनाइट, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस। द गवर्नमेंट
इन कंसल्टेशन विथ, देखो तुम्हारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ये इन कंसल्टेशन विथ एक साथ आया हुआ, जैसे इन व्यू ऑफ, जैसे इन सर्च ऑफ, इज थिंकिंग ऑफ, थिंक के साथ तुम्हारा प्रीपोजिशन, ये तुम्हारा पोस्ट पोजिशन हो गया। थिंक के साथ ऑफ लगा है, फ्रेमिंग के साथ नहीं लगा हुआ है। अ डिटेल्ड गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम द हीट वेव, देखो जरा, प्रोटेक्ट के साथ ये लगा हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये प्रोटेक्ट के साथ आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो ये प्रोटेक्ट के जस्ट बाद क्यों नहीं है? जैसे थिंक के साथ ऑफ लगा हुआ था, अबाइड के साथ बाई है, कंफर्म कर, तो वो तुरंत क्यों नहीं है? इसके लिए आपको समझने के लिए एक चीज समझो, एक पार्ट होता है, और ये पोस्ट पोजिशन में, प्रीपोजिशन में नहीं, पोस्ट पोजिशन में, कि तुम्हारे पोस्ट पोजीशन में जिस वर्ड के साथ फिक्स्ड है, अगर ये वर्ड भर्व है, अगर भर्व के साथ कोई प्रीपोजिशन फिक्स्ड है और ये भर्व अगर ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव समझिए, तो ट्रांजिटिव है तो इस भर्व के साथ ऑब्जेक्ट भी आएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान ही यही होती है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट भी आना है, और इस वर्ब का अगर कोई प्रीपोजिशन भी है, पोस्ट पोजिशन मतलब जो उसके साथ आना है, तो अब वो वर्ब, वो प्रीपोजिशन कहां जाएगा? एट्रीब्यूट के, सॉरी, वर्ब के बाद आएगा या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा? और वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में कुछ नहीं आ सकता। ऑफ कोर्स इस वर्ब का अगर ये नाउन है तो एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन वो इस ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वर्ड है। वर्ब के बाद अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट आया है तो वर्ब का नेक्स्ट वर्ड होगा, और अगर इस वर्ब का प्रीपोजिशन रखना है तो वो प्रीपोजिशन यहां आएगा। और इस यूज को दो चीजें, एक तो कि वर्ब के साथ ही हमेशा होगा ये, दूसरा कि वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ होगा। इस वर्ब को, इस यूज को हम लोग डैंगलिंग प्रीपोजिशन या स्प्लिट प्रीपोजिशन बोलते हैं। डैंगलिंग या स्प्लिट प्रीपोजिशन कहा जाता है। और वही चीज तुम्हारे पास है कि प्रोटेक्ट हुम, प्रोटेक्ट किसको करना? सिटीजन्स को। प्रोटेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया ये, और तब प्रोटेक्ट का प्रीपोजिशन आया हुआ है। सो वर्ब के कभी अगर कहीं ऐसा दिखाई पड़े तो ये मत जोड़ लेना कि हीट वेव के साथ लगा हुआ है, प्रोटेक्ट के साथ। सो आपका प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ कहां लगा हुआ है, ये थोड़ा समझना मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। और याद रखिए कि जितने भी प्रीपोजिशन है वर्ड के साथ, उसके उस वर्ड के पहले आए हुए हैं, वो नॉर्मली प्रीपोजिशनल फ्रेजेज, एडवर्बियल्स होते हैं। वो कोई ना कोई एडवर्ब का अपना काम करते हैं। अब आप जिससे परेशान हो, आप रियलाइज करना, जिससे आप बेसिकली परेशान होते हो वो पोस्ट पोजीशन से, इसीलिए आप बोलते हो कितने प्रीपोजिशन के साथ रटा जाए। रटा जाए भाई जब फिक्स होगा तभी ना। मॉर्निंग के पहले एट भी लगता है, इन भी लगता है, ये तुमको ग्रामर की किसी भी किताब में थोड़ा सा देख लोगे तो तुमको मिल जाएगा। लेकिन वो ग्रामर के रूल्स ये पहचानने, पार्सिंग करने के समय में कि ये प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ लगा हुआ है, ये चीज मैं आपको टारगेट कर रहा हूं। अब जरा एक मैंने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस थोड़ा सा रखा है, जरा आप देखो। एक प्रीपोजिशन यहां, दूसरा प्रीपोजिशन यहां, तीसरा प्रीपोजिशन यहां। अब देखो, रियलाइज करना। अब जरा इसको देखो तो कीप के साथ इन लगा है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इस इन का ऑब्जेक्ट कहां गया? इस इन का ऑब्जेक्ट कहां गया? पहली चीज। दूसरे कि अगर ये एडवर्ब है तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है? कीप इन,
फ्रेजल वर्ब हो सकता है, बट ये सेंटेंस का मीनिंग क्या आएगा? ध्यान रखिए, कभी कभार क्या होता है कि स्ट्रक्चर, कि हमें ऑब्जेक्ट को, मैंने ये आपको अब मेरे वॉइस के सेक्शन में ये बताया हुआ है बहुत अच्छे से। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, जो लोग वॉइस को मेरे चैप्टर्स नहीं पढ़ देखे हुए हैं, उसमें ये देख लेना कि प्री प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का कहां, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहां कहां होता है, ये मैं बता रहा हूं। अगर मैंने किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रखा और इस वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट भी बना देना जरूरी है, इस ऑब्जेक्ट के लिए एक वर्ब भी देना जरूरी है। समझिए, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट आया है और इस वर्ब, इस ऑब्जेक्ट को मेरे को सब्जेक्ट भी बनाना है, मतलब इसके लिए एक और वर्ब लगाना है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको ये करते हैं कि पहले हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का एक क्लॉज डालेंगे, और अगर इसमें प्रीपोजिशन किसी, वो ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो उसको, वो जो यहां का पार्ट है उसको हमने यहां रख दिया। लेकिन अगर उसके साथ, अगर उसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो वो एज इट इज रह जाएगा जहां पे है। अगर हम इसको नॉर्मल बनाते तो द बुक वॉज केप्ट इन द बॉक्स होता है, बट बॉक्स के लिए मेरे को एक वर्ब लगाना था। द बॉक्स वॉज टेम्पर्ड विथ, और टेम्पर के साथ पोस्ट पोजिशन विथ लगता है। और चूंकि ये वर्ब पैसिव में है, ये वर्ब पैसिव में है, तो मेरे को डूअर के साथ तो बाई लगाना ही पड़ेगा। टेम्पर विथ फिक्स प्रीपोजिशन, पोस्ट पोजिशन, पैसिव के चलते बाई लगाना पड़ा। और चूंकि बॉक्स को मैंने यहां रख दिया तो कीप के बाद जो इन लगा हुआ उसका बॉक्स जो था वो यहां चला आया, तो प्रीपोजिशन वहीं पर दिखाई पड़ गया। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था, मेरे दिमाग में आया कि आपको मैं दे दूं ताकि आप प्रीपोजिशनल यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रीपोजिशनल यूज होते हैं वो आप समझ पाओ। ठीक है? सो आपके डैंगलिंग प्रीपोजिशंस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ देख लीजिएगा। आपको ये चीज आपका समझ में आ गया होगा कि अगर तुम प्रीपोजिशन है तो वो एडवर्बियल यूज है, फिक्स्ड, कंपाउंड। कंपाउंड का लिस्ट मैंने आपको दे दिया। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। तुम अगर सेंटेंस को देखो और अपने आप से पूछो कि इज इट दैट, कि क्या टू प्रीपोजिशन है या नहीं है। तुम ध्यान देना, टू प्रीपोजिशन है कि नहीं। अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो यहां टू क्या होगा? टू के बाद मार्केट लगा हुआ है, प्रीपोजिशन है। ठीक, टू प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के ग्रामर के तौर पे जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो टू को समझना बहुत जरूरी होता है। टू को, बाकी और प्रीपोजिशन तुमको परेशान नहीं करते। अब अगर टू को प्रीपोजिशन अगर देखूं मैं, तो मैं तुमको एक चीज बताऊं कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन किस शब्द के साथ लगता है? प्रीपोजिशन नाउन के साथ लगता है, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव के साथ लगता है, प्रीपोजिशन वर्ब के साथ लगता है। सो प्रीपोजिशन के पहले क्या आएगा ये नहीं डिसाइड किया जा सकता, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद क्या रखना है ये तो कंफर्म है कि क्या बाद में रखना है। और वो होता है कि प्रीपोजिशन के बाद तुम्हें नाउन ही रखना है, नाउन ही प्लेस कर सकते हो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद, क्योंकि मुझे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि इस नाउन के पहले अगर कहीं एडजेक्टिव लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव इस प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ है। नो, मैं
अगर मैं लिखूं इन द हाउस, तो परेशान मत होना कि इस इन के बाद द लगा हुआ है, नहीं, इस इन के बाद ये नाउन आया है उसका ऑब्जेक्ट, और उसके पहले ये तुम्हारा द लगा हुआ है। मैं इसको इन द न्यू हाउस रख सकता हूं। मैंने नाउन के पहले एक एडजेक्टिव डाला, एडजेक्टिव के पहले तुम्हारा डिटरमाइनर आया हुआ, आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन इनको इन के बाद जो आया है वो हाउस लगा हुआ है। सो नाउन से कंफ्यूज मत होगा, इस नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स आ सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। अब नाउन अगर आर, जहां जहां नाउन का यूज होता है वहां प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, वहां प्रोनाउन भी यूज हो सकता है। ठीक। अब अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन अगर आ रहा है तो ये लफड़ा नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन के पहले हम एडजेक्टिव नहीं डाल सकते। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन के पहले नहीं होता, पहले आने वाला। सो तुम्हारा प्रोनाउन अकेला आएगा इन मी, इन हिम, तुमको सीधा दिखाई पड़ेगा। और अगर तुमको नाउन, वर्बियल नाउन भी तो नाउन ही कहा जाता है ना, तो तुम्हारा वर्बियल नाउन मतलब जेरंड का फॉर्म आ सकता है, जो एक्चुअली एक नाउन है। अब वर्ब का वो फॉर्म जो नाउन की तरह काम करे वो जेरंड, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म आता है, मतलब जेरंड फॉर्म, फोर्थ या हैविंग भी थ्री, एक्टिव पैसिव किसी में भी। सो तुम्हारे प्रीपोजिशन के बाद, इसीलिए तुम बोलते हो कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वो भी फोर फॉर्म में होता है। भी फॉर्म पे नहीं होता, भी फोर हो सकता है, इसका पैसिव वॉइस इन प्लस भी फोर हो सकता है, तो इन प्लस भी थ्री हो सकता, प्रीपोजिशन प्लस बीइंग प्लस भी थ्री हो सकता है, इसका पैसिव। प्रीपोजिशन के बाद हैविंग प्लस भी थ्री हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद हैविंग प्लस बीन प्लस भी थ्री हो सकता है। सो प्रीपोजिशन के बाद तुम्हारा ये चीज का आना फिक्स्ड है, मतलब प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया तो वो फोर्थ फॉर्म में जाएगा। डन। अब आप ध्यान दो कि अब ये देखो कि ये टू अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद सी भी वन कैसे लगा हुआ है, इसको तो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए था। मैंने बहुत बार लड़कों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, कंफ्यूज होते हुए देखा है कि वो ये भी देखते हैं और ये भी बोलते हैं कि टू के बाद भी वन आया हुआ है, ये, और ये एक्सेप्शन नहीं है। आई वॉन्ट टू गो, वहां भी टू गो लगा हुआ है, वहां भी वैसे ही है। सो आप ये ध्यान रखो कि आपका जो टू है इसको समझना जरूरी है। अब इसको मैं जवाब देता हूं आराम से, देखिएगा जरा। टू के साथ परेशानी क्या है कि इंग्लिश में टू दो तरह का आपको मिलता है। एक टू जिसको, जिसके साथ अगर वर्ब आए तो ये वर्ब भी वन फॉर्म में होगा, इसको इन्फिनेटिव नहीं बोलते। सुनिएगा आप ध्यान से, इसको वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं। जब आप बोलते हैं ना कि वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, तो पांच फॉर्म किसके पांच फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म जिसका पांच फॉर्म यूज होता है, वो फॉर्म कौन सा है? बहुत सारे ग्रामरियंस क्या करते हैं कि V1 को बेस फॉर्म बोलते हैं। भाई अगर V1 को तुम बेस फॉर्म बोल रहे हो तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का लफड़ा खत्म हो जाएगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपको बोलोगे कि V1 फॉर्म है, विल प्लस V1 का भी लफड़ा परेशानी हो जाएगा। सो आपको, मेरा अपना ओपिनियन ये है, मैं जिसको प्रेफर करता हूं वो ये कि वर्ब का वो फॉर्म जिससे उसके पांच रूप निकले हैं वो होता है टू भी वन फॉर्म। जो सेंटेंस में जब यूज होगा तो उसको इंफिनिटिव कहा जाता है। जैसे
तुम्हारा V4 है, लेकिन जब ये सेंटेंस में यूज होगा तो इसको जेरंड कहा जाता है। वैसे ही ये V1 है, सिंपली जब सेंटेंस में आएगा तो इंफिनिटिव होता है, और यहां पे टू प्रीपोजिशन नहीं है। अब आई डोंट नो उन्होंने ये क्यों बनाया कि प्रीपोजिशन के एक पार्ट को उन्होंने V1 ले लिया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग किया। अब आपके मन में पक्का क्वेश्चन उठेगा कि अगर टू प्रीपोजिशन नहीं है तो क्या है। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैंने बहुत सोचा है, इसलिए याद कर लो, आप ये रख लो कि ये V1 में टू प्रीपोजिशन नहीं है। सेंटेंस में ये जब यूज होगा तो इसको इंफिनिटिव कहा जाता है। अब आपकी परेशानी ये है कि जब आपको मैंने देखा कि आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम, तो वो सरप्राइज के बाद एक इंफिनिटिव आया था टू सी, वो प्रीपोजिशन नहीं था। और बचपन से आपको मैक्सिमम मैक्सिमम अधिकतर टाइम में आपको $2+V1 में मिलता है, इंफिनिटिव ही बार बार यूज में मिलता है, जिसमें से याद रखिएगा कि टू इज नॉट प्रीपोजिशन। बट अगर मैं लिखूं इंडिया इज क्लोज टू विन द रैंक, अगर मैंने ये लिखा इंडिया इज क्लोज टू विन द रैंक, अब जरा एक बात बताओ कि अगर ये टू विन लगा हुआ है, पढ़ने में ध्यान रखना, टू विन बड़ा स्मूथ लगता है, ये फुल स्टॉप नहीं है भाई, ये एन ही है। पढ़ने में टू विन बचपन से आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको बहुत स्मूथ लगेगा। अब जरा सोचो कि एक परेशानी ये कि हमने क्लोज के बाद इन्फिनिटिव रखा, फाइन, पढ़ने में स्मूथ लगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं ऐसा हुआ कि क्लोज के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, तब ये क्लोज का टू प्रीपोजिशन हो गया, समझना तुम ध्यान से। और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो ये आईएनजी फॉर्म में जाएगा। अब दो तरीके से तुम इसको देख सकते हो, मैं उसको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। या तो तुम इसको V1 लो क्लोज के साथ, और नहीं तो क्लोज टू पढ़ो, क्लोज का प्रीपोजिशन टू होता है। अब मैं क्लोज को कहीं और एक जगह इस्तेमाल करके देखता हूं, माई हाउस इज क्लोज, अब आगे में मुझे रखना है हिज हाउस, तो ऐसे लिखूंगा तो तुम्हारे मन में सीधा क्वेश्चन आएगा कि यहां टू लगाइए। तो आप ये ध्यान दो कि यहां का जो टू है वो क्लोज के साथ लगा है या टू विन लिखा हुआ है। ये भूल जाओ बचपन वाली कि पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं एक और लिखता हूं, आई वॉन्ट टू गो। अब क्वेश्चन ये है कि ये वांट के साथ टू लगा है तो वो हर जगह टू लेगा वो, और नहीं तो वांट के बाद एक इंफिनिटिव लगा हुआ है। मैं वांट ये डिसाइड करना हो तो तुम एक काम कर लो, इसका जवाब मैं देता हूं कैसे डिसाइड करना है मैं थोड़ी देर के बाद, कि वांट के बाद भर मत रखो। और जैसे मैंने यहां पे विन को समझाने के लिए विन को हटा के मैंने एक नाउन डाल दिया, तभी टू रहा। लेकिन मैं अगर यहां पे लिखूं आई वॉन्ट अ पेन, तो क्या आप टू यहां लगाओगे? क्या यहां टू लगाओगे? जैसे यहां पे हाउस लिखा तब भी टू लगा था। तो आप ये ध्यान रखो कि वांट के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आता, वांट के बाद एक इंफिनिटिव आया हुआ है, वांट के बाद एक इंफिनिटिव आया हुआ है। ये अपने दो तरीका हो सकता है, या तो दुनिया के हर वर्ड को लेके सोचो कि इसके साथ इंफिनिटिव लगता है या उसके साथ ये प्रीपोजिशन लगता है, या एक उपाय मेरे पास और है, क्योंकि ये किसी वर्ड के साथ फिक्स्ड होते हैं, दैट इज पोस्ट पोजिशन है, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, टू वाले प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो तुम अगर इसको याद कर लो, वो सारे प्रीपोजिशन फिक्स्ड वाले, वैसे भी तुमको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, वो सारे प्रीपोजिशन वर्ड से एक जगह रख लिया जाए जिनके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, और उनको याद कर लिया जाए,
तो अगर उनमें से कोई शब्द आया तो उसके बाद वो टू प्रीपोजिशन लगेगा, और अगर उसके बाद कोई वर्ब आया है तो वो आईएनजी फॉर्म में चला जाएगा, टू विनिंग हो जाएगा। और अगर उस लिस्ट में से वो शब्द नहीं है तो उसके साथ ये एक इन्फिनेटिव लगा हुआ है। मैंने एक काम किया है कि अपने इसी डिस्क्रिप्शन में दो मैंने पीडीएफ अटैच किया है। एक पीडीएफ तुम्हारे कंपाउंड प्रीपोजिशंस का है, और दूसरा पीडीएफ वो सारे शब्द जिनके, सारे शब्द मतलब बहुत सारे जितने मेरे दिमाग में आए या मुझे कहीं से मिला, वो सारे शब्द मैंने लिखे हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव मत बोलना कि ये शब्द छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है। अगर कोई छूटा हुआ लगे तो आप अपने वहां नोट कर लेना। उन शब्दों का भी एक लिस्ट दिया हुआ है जिनके साथ टू प्रीपोजिशंस आते हैं, और उन शब्दों को याद कर लो। वो अगर है और उसके बाद अगर टू प्रीपोजिशन लगेगा ही लगेगा, अगर उसके बाद वर्ब आया तो आईएनजी फॉर्म में जाएगा, और अगर नहीं लगा हो, अगर वो शब्द नहीं है तो तुम्हारे पास इन्फिनेटिव आया हुआ उसके साथ। यही एक उपाय है। मैंने 6 महीने 8 महीने इस पर रिसर्च किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला कि कोई ग्रामर का रूल हम लोग को मिल जाए। वो याद करने वाला ही है, क्योंकि ये पोस्ट पोजिशन जुड़ा हुआ है, और पोस्ट पोजिशन समझने की चीज नहीं है, रटने की चीज है। अब आइड में बाई के द्वारा क्या समझोगे भाई? वो तो रटोगे ना चुपचाप। इनडिफरेंट के साथ टू लगता है, क्या समझोगे? अब जरा सोचो कि इनडिफरेंट के साथ अगर टू लगता है तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में जाएगा। अब जरा मैं एक तुमको देखो, ही इज सो इनडिफरेंट टू कंप्लीट। अब जरा ध्यान दो कि इनडिफरेंट के साथ टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इनडिफरेंट टू होता है। अब उसके बाद आने वाला वर्ब जेरंड फॉर्म में होना चाहिए, टू कंप्लीटिंग द लेसन्स टॉट इन द क्लास। ये क्लास के पहले लगा हुआ प्री पोजिशन है, और ये एडवर्ब का काम कर रहा है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा भी। दैट ही इज क्वाइट क्लोज टू फेलिंग। देखो, क्लोज के साथ टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आया। इन द एग्जाम, फिर से एग्जाम के पहले, प्रोवाइडेड ही डज नॉट रिजोर्ट टू यूजिंग। अब तुमको ये दिमाग में रखना होगा कि रिजॉर्ट के साथ टू प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है, या टू, अगर रिजॉर्ट के साथ टू प्रीपोजिशन है तो यूजिंग होगा, और अगर रिजॉर्ट के साथ, रिजॉर्ट उस लिस्ट में नहीं होगा तो टू यूज सही है, उसके साथ इन्फिनिटिव आया हुआ है। अब ये रटने का मेमोरी बेस्ड चीज है, वर्ड वाला, और रिजॉर्ट के साथ टू प्रीपोजिशन है, उसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। हाँ, जो मैंने लिस्ट दिया है उस लिस्ट में रिजॉर्ट टू नहीं दिया हुआ। देखो अभी एक छूट गया था, अब ये दिखाई पड़ा। मैंने एग्जाम्पल जब बनाया तो आ गया वो वर्ड। अब चूंकि रिजॉर्ट के साथ टू लगा हुआ है तो अब यहां यूज नहीं होगा, यहां यूज हो जाएगा, और ये फिर से फिक्स है। सो इनडिफरेंट के साथ टू, क्लोज के साथ टू, रिजॉर्ट के साथ टू प्रीपोजिशंस हैं, और इसके बाद अगर वर्ब आएंगे, अगर वर्ब आएंगे, हमेशा वर्ब आना जरूरत नहीं है। रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स हो सकता है, अगर मैं लिखूं रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स मतलब होता है चोरी आदि करना परीक्षा में, और रिजॉर्ट के साथ टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है। सो यहां पर तो नाउन आ गया ना, टू का ऑब्जेक्ट आ गया, कोई आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वर्ब आया, अगर वर्ब आया तो हमें उसे आईएनजी फॉर्म में डालना पड़ेगा। ये दोनों कंपाउंड प्रीपोजिशंस का और टू वाले प्रीपोजिशंस का जो लिस्ट है, ये आपको मैंने आपके उसमें डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, और प्लीज उसको ले लीजिएगा। सो प्रीपोजिशन का जो मेजर पार्ट है वो ये कि प्रीपोजिशन जब यूज होगा सेंटेंस में तो इट हैज टू बी इन 3 फॉर्म्स। प्रीपोजिशन पहले आने वाला नॉर्मली एडवर्बियल्स, बाद में फिक्स्ड, और तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसमें से फिक्स्ड प्रीपोजिशन पोस्ट पोजिशन वाला पार्ट,
और कंपाउंड प्रीपोजिशन आपके रटने की चीज है। कंपाउंड प्रीपोजिशन का ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव लिस्ट मैंने दिया है। और टू वाला जब आएगा तो याद रखना कि जो शब्द आपको याद करने पड़ेंगे पोस्ट पोजीशन में फिक्स्ड वाले, उनके साथ अगर ये लगा हुआ है तो तुम्हारा ये आईएनजी फॉर्म में जाएगा। उसके बाद अगर वर्ब आया तो सो आपका ये प्रीपोजिशन का सेंटेंस में इस्तेमाल है। इसके एस्पेक्ट्स अगर कुछ और बचते हैं तो मैं अगले वीडियोज में आपको डील करूंगा। अदरवाइज मैंने क्या सोचा है, मेरे को जरूर बताना आप लोग, ये जब वीडियो आपके सामने मिलेगा। मेरा मेरा तुम्हारा तुम्हारा उत्साह मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, और जितने भी लोग देख रहे हो ना, उनका उत्साह जरूरी है। मैंने क्या सोचा है कि न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस को मैं लूं। अब चूंकि बाय एंड लार्ज बाकी जो चीजें सीखनी है ना, देखो मैं एक चीज आपको बोलूं कि मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा हूं। देयर आर थिंग्स, मैं टेंस पढ़ा सकता हूं, मैं एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ा सकता हूं जिसमें डिग्री पढ़ाना होगा, वो सब चीजें अलग हैं। मैं अभी ग्रामर के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा था। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन का कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है। अब अगर डील करना होगा, कंजंक्शन तुमने देख लिया कि एडवर्ब में अधिकतर आ गया तुम्हारा। मैंने ये सोचा है कि मैं न्यूज़पेपर के सेंटेंस को लूं और उसको मैं पार्सिंग करके दिखाऊं कि देखो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो इतने टफ दिखाई पड़ते हैं, राम मिर्च मैंगो का जमाना अब तुम्हारा नहीं है, एज भी नहीं है तुम्हारा, ये ऐसे हैं, इनको अगर तुम पार्सिंग करो तो तुमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर ग्रामर में तुमको अगर पार्सिंग सही से करते हो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। वो ग्रामर अगर प्रैक्टिकल हो ना, थ्योरेटिकल नहीं हो, तो वो पढ़ने में भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर एडवर्ब्स निकल जाए सारे, तो ग्रामर का जो सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया एसवीओ का ना, बड़ा वो आराम से समझ में आ जाता है। मैं क्या न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस को निकाल के पार्सिंग करूं। हाँ, प्रीपोजिशन की चीजें अगर कुछ और बचेंगी तो मैं आपको डील कर दूंगा उसको, लेकिन प्रीपोजिशन का पार्ट ये था तुम्हारा। हम लोग मेरे को बताइएगा जरूर कि क्या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का सेंटेंसेस का पार्सिंग किया जाए, और पर्टिकुलर एडिटोरियल आर्टिकल्स का। आपने कमेंट्स में हमको बताते रहिए कि मेरा डायरेक्शन सही है या नहीं है। शुड आई कंटिन्यू, चैप्टर्स भी डील करने हैं। अब अगर पार्सिंग चलेगा तो ग्रामर का भी चैप्टर कुछ होता तो अच्छा रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सबको।